नमस्कार दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की पुस्तक से पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के सारांश महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया है। इस मत का प्रथम सूत्रपात किया था चंद्रोपाध्याय के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासु से होता है। उसके अनुसार राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के सहार के लिए उत्पन्न किए गए। मोहनोद नैणसी और सूर्यमाल मिश्र ने इस आधार को लेकर अतिशयोक्ति के साथ लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रोपाध्याय ऋषि वशिष्ठ के द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह व्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने शत्रुओं से मुकाबला हेतु स्वयं को सजग कर लिया। 4 वंश कौन कौन से थे? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। लेकिन इस मत को निराधार मानने वाले हैं गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सीवी वैद, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने इस अग्निवंशीय मत को निराधार बताया। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो प्रश्न आता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक लोकप्रिय मत कौन सा है? तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय, जो कि हीराचंद ओझा, सीवी वैद के द्वारा दिया हुआ मत ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक और सीथियन बताया है। इसके प्रमाण में उनके बहुत से प्रचलित रीति रिवाजों का जो सत जाति के रिवाजों से समानता रखते थे। ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शस्त्रों द्वारा घोड़ों की पूजा इत्यादि है। टॉड की पुस्तक के संपादन विलियम क्रुक ने भी इसी मत का समर्थन किया है। विलियम क्रुक ने कौन से मत का समर्थन किया? तो कि राजपूत सीथियन है। विदेशी वंशीय मत का गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने खंडन किया। सकुषाण या होणों के जिन जिन रस्मों रिवाजों व परंपराओं का उल्लेख समानता बताने के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने किया है, वे भारतवर्ष में अतीत काल से ही प्रचलित थी। उनका संबंध इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है। यानी कि हीराचंद ओझा ने दोनों मतों का खंडन किया। अग्निवंशीय उत्पत्ति का भी खंडन किया है, तो सीथियन उत्पत्ति का भी खंडन किया है। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध श्वेत होणों के स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति को और बल देते हैं। अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। वे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं और गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। डॉक्टर ओझा एवं वेद ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत करते हुए लिखा है कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं, वरन उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने का कारण है। डॉक्टर ओझा के मत को मान्यता मिली हुई है। निसंदेह राजपूतों को भारतीय मानना उचित है। अगला बिंदु है पूर्व मध्यकाल में विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय। प्रारंभिक राजपूत कुलों में जिन्होंने राजस्थान में अपने अपने राज्य स्थापित किए थे, उनमें मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार और राठौड़, सांबर के चौहान, आबू के परमार, आमेर में कछुआ, जैसलमेर के भाटी आदि प्रमुख है। बात करते हैं महत्वपूर्ण राजवंशों की, तो मेवाड़ के गुहिल, इस वंश का आदि पुरुष गुहिल था। इस कारण इस वंश के राजपूत जहाँ जहाँ जाकर बसे उन्होंने स्वयं को गुहिल वंशीय कहा। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि डी.आर. भंडारकर के अनुसार मेवाड़ के राजा ब्राह्मण थे। गुहिल के बाद मान्य प्राप्त शासकों में बापा का नाम उल्लेखनीय है, जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा इसका नाम न होकर कालभोज की उपाधि थी। बापा का एक सोने का सिक्का भी मिला है, जो 115 ग्रेन का था। अल्लट, जिसे ख्यातों में आलूरावल कहा गया है, 10वीं सदी के लगभग मेवाड़ का शासक बना। उसने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था तथा उसके समय में आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आहड़ से पूर्व गुहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नागदा था।
जहाँ पर सास बहू का मंदिर भी बना हुआ है। अगला वंश है मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहारों के द्वारा अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में की गई। जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। चूँकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुजरातरा कहलाता था, इसलिए चीनी यात्री युआनचांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पिल्लोमोलो, भीलमाल या बाड़मेर बताया है। मोनोदेंसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें मंडौर के प्रतिहार प्रमुख थे। जालौर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागवट से आरंभ होती है। जो इस वंश का प्रवर्तक था, उसे ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक कहा गया है। मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को। इस वंश में भोज और महेंद्रपाल को प्रतापी शासकों में गिना जाता है। अगले हैं आबू के परमार। परमार शब्द का अर्थ है शत्रु को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमार आबू के आसपास के प्रदेशों में रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात, वागड़, मालवा आदि स्थानों में अपने राज्य स्थापित कर लिए। आबू के परमारों का कुल पुरुष धूमराज था, परंतु परमारों की वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है। परमार शासक दुंदुक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर वहां विमल शाह को दंडपति नियुक्त किया। विमल शाह ने आबू में 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया था। धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। धारावर्ष का काल विद्या की उन्नति और अन्य जनोपयोगी कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध थे। धारावर्ष का छोटा भाई प्रहलादन देव वीर और विद्वान था। उसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखकर तथा अपने नाम से प्रहलादनपुर पालनपुर नामक नगर बसाकर परमाणु के साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया। धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के समय में जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामंत था, वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लुणौसाई नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मालवा के भाजे परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। अगला है सांबर के चौहान। चौहानों के मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे सपालदक्ष एवं जांगल प्रदेश के आसपास रहते थे। उनकी राजधानी अहिच्छत्रपुर वर्तमान नागौर थी। सपालदक्ष के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित है। बिजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सामर झील का निर्माता माना गया है। इस प्रशस्ति में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामान थे, परंतु गोवक प्रथम जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसी वंश के चंद्राज की पत्नी रुद्राणी योगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। उसके पुत्र अर्णोराज आनाजी ने अजमेर में आनासागर झील का निर्माण करवाकर जनोपयोगी कार्यों में भूमिका दिखाई। चौहान शासक विग्रहराज चतुर का काल सपालदक्ष का स्वर्ण युग कहलाता है। उसे विशलदेव और कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना करके साहित्य के स्तर को ऊंचा उठाया। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिस पर आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। विग्रहराज चतुर्थ एक विजेता था। उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली को जीता। इसी वंशक्रम में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राजस्थान और उत्तरी भारत की राजनीति में अपने विजयों से एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त कर वीरता का समुचित परिचय दिया, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में जब उसकी गौरी से हार हुई तो उसने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए आश्रित शासक बनने की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता दी। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन पर्यंत युद्धों के वातावरण में रहते हुए भी चौहान राज्य की प्रतिभा को साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में पुष्ट किया। ये थे साथियों पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के कक्षा 9 की पुस्तक के महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर अपन ने चर्चा की है।
आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।